तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। हमने इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम सेकेंड लेसन को कवर करेंगे। फर्स्ट लेसन में हमने पर्यावरण पढ़ा और अभी दूसरे लेसन में हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। हमने जब क्लास 6 की ज्योग्राफी आपको पढ़ाई थी तो उस पे हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी सतह पे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, समुद्र है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि हमारे जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उनका निर्माण होता कैसे है। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पृथ्वी के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो इस लेसन का जो नाम है सेकंड, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसको, ताकि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारी पृथ्वी जो है वो एक गतिशील ग्रह है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास 8 ग्रह हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह ही है और वो गतिशील है। पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर हमेशा आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, है ना। आगे देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग, आपको यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है। हमारे पृथ्वी की जो आकृति है ना, उसको प्याज की तरह अगर हम माने, जैसे प्याज होता है उसमें कई लेयर्स होते हैं। आप प्याज का एक छिलका निकालेंगे, फिर आपको दूसरा छिलका भी दिखेगा, फिर आपको दिखेगा कि बहुत पतली सी एक और छिलका भी है प्याज पे। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी है ना। तो पृथ्वी की सतह का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? परपटी। और यह जो है सबसे पतली परत से बनी होती है। जैसे अगर हम इस इमेज में देखें तो आपको यहाँ पे परपटी दिख रही है, जो कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है ना। और ये क्या है? परपटी है, जो कि सबसे पतली परत होती है। सिंपल। अब पृथ्वी के जो परपटी है ना, इसे हम महाद्वीपीय और महासागरीय भागों में विभाजित करते हैं। महाद्वीपीय भाग में जो हमारी पृथ्वी है, मतलब जो हमारी परपटी है महाद्वीप भाग में, उसकी सतह मोटी होती है। किसकी अपेक्षा? महासागरीय सतह की अपेक्षा। महाद्वीपीय और आपका महासागरी, जो ये समुद्री सतह है ना, इसी को मैं महासागरी सतह बोल रही हूँ। तो जो भूपर्पटी है, जब आप इसको महाद्वीप के भाग में देखेंगे तो ये इसकी सतह आपको मोटी मिलेगी, लेकिन इसकी सतह आपको महासागरी भागों में पतली मिलेगी। कैसे? यहाँ पे अगर हम देखें इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो ये जो महाद्वीपीय परपटी है और जो महासागरीय परपटी है, इसी को हम समझ रहे हैं। तो महाद्वीपीय परपटी है, ये आपका महाद्वीप है, और ये जो आपकी महाद्वीपीय परपटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी सतह जो है वो मोटी है। और मोटी मतलब कितनी मोटी है? तो ये है 35 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 35 किलोमीटर, है ना। तो जो महाद्वीपीय परपटी की सतह है ये 35 किलोमीटर, आप देख सकते हैं ये कितनी मोटी है इसकी सतह। और यही जब आप महासागरीय सतह पे आते हैं, ये जो महासागरीय परपटी है, तो इसकी सतह आपको केवल 5 किलोमीटर तक ही दिखेगी, है ना। फिर आगे देखेंगे हम। इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर परपटी दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर आपको सेकेंड नंबर पे आपको मेंटल दिखेगा, ये वाला येलो वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मेंटल है। और इसके बाद आपको क्रोड दिखेगा।
क्रोड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। अभी जो ज्वालामुखी निकलती है ना, उसमें जो आपको मैग्मा दिखता है, जो लावा बाहर निकलता दिखता है, वो मेंटल में ही पाया जाता है ना। इसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसको हम, जिस पे हम परपटी की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो परपटी है ना, ये महाद्वीपीय भाग में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। किससे बनी होती है? जो परपटी है वह ये महाद्वीप में सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है। इसी को हम कहते हैं Cl। क्या कहते हैं? Cl। C से आपका सिलिका और L से आपका एल्यूमिना हो जाता है। लेकिन यही जो है आप महासागर में जाएंगे तो ये आपको सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। जो परपटी है वो महाद्वीप में सिलिका प्लस एल्यूमिना से बनी होती है, जिसको हम Cl कहते हैं। और महासागरों में ये परपटी जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसको हम सीमै कहते हैं। C से सिलिका और मै से आपका मैग्नीशियम। तो सिलिका तो आपका दोनों जगह है, महाद्वीप में भी है, महासागर में ही है। बट महाद्वीप में आपका सिलिका के साथ एल्यूमिना है और महासागर में आपका सिलिका के साथ मैग्नीशियम है। ओके, इसके बाद हम इसको देखते हैं कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई जो है वो लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, है ना। अब पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तो जो कि बिल्कुल असंभव है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हो, बट प्रेजेंट टाइम में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने परपटी को समझा। अब हम आते हैं परपटी के ठीक नीचे मेटल वाले हिस्से। ये जो मैंने आपको बताया मेंटल आपका, इसको समझते हैं। तो परपटी के ठीक नीचे आपका मेंटल है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसका सबसे आंतरिक परत आपका क्रोड है। ये क्रोड जो है ये सबसे आंतरिक है। सबसे पहले आपकी परपटी है, फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है मेंटल, फिर तीसरे नंबर पे जो आपकी सबसे आंतरिक परत होती है वो है क्रोड। और सबसे ज़्यादा आयतन आपको मेंटल का ही देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल का ही है। फिर आगे देखेंगे हम, जैसा कि यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, जिसमें आपका 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। तो सबसे ज़्यादा जो है आयतन किसका है? मेंटल का है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, यानी कि 6371 किलोमीटर है। और क्रोड की जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नीफे। नीफे से आपका नी से निकिल हो गया और फे से फेरस, तो ये लोहे और निकल से बनी होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। जो क्रोड है जो कि सबसे नीचे पाया जाता है, उसका जो तापमान है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो दाब है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। तो हमने यहाँ पे परपटी समझी, मेंटल समझा, क्रोड समझा। अब हम समझेंगे सेल और खनिज को, कि सेल क्या होता है और खनिज क्या होती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो इग्निश वर्ड है ये लैटिन भाषा के इग्निश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि यानी कि आग। और सेडिमेंट्री, जिसको लैटिन भाषा में हम सेडिमेंटम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और
मोर्फिक जो कि ग्रीक भाषा के मेटामोर्फोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ये तीनों नाम किसके हैं? ये जो इग्निश है इसको हम हिंदी में आग्नेय शैल कहते हैं, और जो आपका औषधि शैल है इसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहते हैं, और जो आपका कार्यांतरिक यानी कि रूपांतरित शैल है इसको हम मेटामोर्फिक कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे शैल और खनिज को। ऊपर हमने पढ़ा कि परपटी किसको कहते हैं, क्रोट किसको कहते हैं, मेंटल किसको कहते हैं। अब हम शैल और खनिजों पे आते हैं। मैंने आपको ऊपर ये भी बताया कि जो मेटल वाला हिस्सा होता है यहीं पे उपस्थित होता है आपका मैग्मा। इस इमेज में मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं नीचे जब ज्वालामुखी के बारे में बताऊँगी तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो मेंटल वाला हिस्सा है यहीं पे उपस्थित होता है हमारा मैग्मा, जो कि ज्वालामुखी से निकलकर लावा के रूप में हमारी पृथ्वी पे दिखाई देता है ना। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम समझेंगे यहाँ पे शैल और खनिज को। पृथ्वी की जो परपटी है उसमें अनेक प्रकार के शैल पाए जाते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। शैल किसको कहते हैं? शैल भी एक तरीके का पत्थर ही है, एक पिंड है। तो पृथ्वी की जो परपटी है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसको बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। जो हमारा शैल है वो विभिन्न प्रकार की चट्टानें और पत्थर ही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है वो। तो हमारे चट्टानों में, हमारे पत्थरों में बहुत तरीके की खनिजें पाई जाती हैं। कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब खनिज है, और इन्हीं से बन जाता है हमारा शैल। शैल जो है वो विभिन्न रंग के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं, और विभिन्न गठन भी इनकी होती है, विभिन्न रचनाएं इनकी रहती हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारा जो शैल है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला तो आपका आग्नेय शैल है जिसको हम इग्निश बोलते हैं, दूसरा आपका औषधि सेडिमेंट्री, और तीसरी आपकी कायांतरित जिसको हम रूपांतरित शैल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम मेटामोर्फिक भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले आग्नेय शैल को। द्रवित मैग्मा जो है जब वो ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को हम कहते हैं आग्नेय शैल। इसको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और जो हमारा आग्नेय शैल है ये 2 प्रकार का होता है, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। अब आग्नेय शैल को हम और अच्छे से समझेंगे एक वीडियो के माध्यम से। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के सतह पर अनेकों ज्वालामुखी उपस्थित हैं। हमारे पृथ्वी के मेंटल में मैग्मा उपस्थित है, और यह मैग्मा जब ज्वालामुखी के द्वारा धरती से बाहर आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। ये लावा ज्वालामुखी से निकलकर हमारी पृथ्वी की परतों पर फैलता है, और यही लावा कई अनेक वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होता है, और यही लावा ठंडा होकर के आग्नेय शैलों का निर्माण करता है, या कह सकते हैं बहिर्वेदी आग्नेय शैल। लेकिन जब हमारी ज्वालामुखी फटती है तो इसके अंदर का मैग्मा पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता, और वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, जिसे हम अंतर्वेदी शैल कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आग्नेय शैल बनता कैसे है। यानी कि जो द्रवित लावा है जब वो पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर के क्या होता है, ठोस हो जाता है, तो परपटी पर इस प्रकार के बने शैलों को हम बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी जो संरचना है वो महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ढक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है, जिसको हम बहिर्वेदी आग्नेय शैल का एग्जाम्पल देते हैं। और जो द्रवित मैग्मा है कभी कभी वो भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को हम अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। कैसे शैल का? अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट। आपके घरों में मसालों को पीसने के लिए जिस
जिसका यूज़ किया जाता है, जिस पत्थर का आप यूज़ करते हैं ना, उसको ही हम ग्रेनाइट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ठीक, ज्वालामुखी, जब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी के अंदर जो द्रवित अवस्था में पाया जाता है वो मैग्मा होता है, लेकिन वही मैग्मा जब बाहर निकलता है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी जब फटती है तो वही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसको हम लावा कहते हैं। सिंपल है। तो हमारा जो ज्वालामुखी है, जब वो फटा तो उसमें से जो लावा निकला, अब वो लावा पृथ्वी की सतह पर फैलता गया और कई वर्षों के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो ठंडा हो गया। तो ठंडा होने से क्या हुआ, वो आग्नेय शैल का निर्माण हुआ, बहिर्वेदी आग्नेय शैल का। लेकिन बहुत सारे लावा ऐसे हैं जो ज्वालामुखी के बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं। तो वो अंदर रह जाते हैं तो वो अंदर ही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो उससे अंतर्वेदीय आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अंतर्वेदी आग्नेय शैल में आपका एग्जाम्पल ग्रेनाइट दिया गया, और बहिर्वेदी आग्नेय शैल में आपको जो एग्जाम्पल दिया गया था वो था बेसाल्ट। तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से इसको समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अवसाद सेल क्या होता है। तो सेल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन्हीं छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। जो हमारे सेल है, सेल क्या है, जो चट्टाने हैं, जो पत्थर है, वो चटकते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उसको हम अवसाद कह देते हैं। और यही जो अवसाद हैं, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, उसी स्थान पे जमा होने लगते हैं। तो जमा होने लगते हैं तो ये दब कर और कठोर होकर के क्या होते हैं, सेल की परत बनाते हैं। मतलब सेल के टुकड़े जो हैं वो चटक करके, लुढ़क करके, एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, जिसको हम अवसाद कह देते हैं। उन्हीं छोटे टुकड़ों को फिर हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। फिर उसी स्थान पे वो दब करके, कठोर होकर के कई वर्षों के बाद वो एक सेल की परत बना देते हैं। इसी प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से बना है। तो वो कैसे बना होगा, जो रेत के दाने हैं वो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से उस स्थान पे इकट्ठे हुए होंगे। फिर कई वर्षों के बाद वहाँ पर एक सतह बन गई होगी, लेयर बाय लेयर। तो वहाँ पे क्या हुआ, अवसादी सेल बन गए। अब ये जो अवसादी सेल होते हैं ना, इसमें पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे थे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। मतलब वो जो सेल है उस पे पौधे निकले होंगे और जानवरों के या जो अन्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं वो रहे होंगे, फिर वो मर गए होंगे तो उनके जो जीवाश्म हैं वो उसी सतह पर रह जाते हैं। तो जीवाश्म किसको कहते हैं, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। हमने अभी आग्नेय सेल समझा, इसके बाद हमने अवसादी सेल समझा। अब हम कायांतरित सेल या फिर रूपांतरित सेल को देखते हैं। तो आग्नेय और जो अवसादी सेल है उच्च ताप और दाब के कारण कार्यांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कार्यांतरिक सेल है, इसमें जो रोल है सबका वो आग्नेय और अवसादी सेल का ही है। जो अवसादी और आग्नेय सेल है वो उच्च ताप यानी उच्च टेम्परेचर के कारण और दाब के कारण कार्यांतरिक सेल में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आपकी जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदल जाती है, आपका जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है। और सेल जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं,
कठोर सेलों का प्रयोग हम सड़क बनाने के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, इमारत बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसे सेलों का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे लाल किला जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है, और यही ताजमहल आपका सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे शैल का चक्र होता है वो कैसे चलता है। मतलब एक नेचर ने सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित करके बनाया है। सेलों का भी अपना एक चक्र है कि आप इस इमेज में अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे सेल चक्र दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मैग्मा है, ये कन्वर्ट हुआ आग्नेय शैल में, फिर अवसाद सेल में, फिर कार्यांतरिक सेल से फिर ये मैग्मा में चला। इस तरह ये सीक्वेंस में चलता रहता है। कैसे? एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम सेल चक्र कहते हैं, है ना। समझते हैं इसको। जो द्रवित मैग्मा है जो कि अभी ज्वालामुखी के अंदर है, मैग्मा क्या होता है? जो ज्वालामुखी के अंदर द्रवित अवस्था में होता है। तो जो द्रवित मैग्मा है जब ठंडा होकर के वो आग्नेय शैल में बन जाता है। जो द्रवित मैग्मा है जब वो बाहर निकलता है तो वो क्या होता है? ठोस हो जाता है कई वर्षों के बाद, तो वो आग्नेय शैल बनता है। आग्नेय शैल कैसे बनता है वो भी मैंने आपको पढ़ाया। फिर ये जो आग्नेय शैल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। अवसादी सेल कैसे बनता है ये भी हमने बताया कि जल और वायु के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो यही जो आग्नेय शैल जो सेल बने हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सेल का निर्माण कर देते हैं। फिर ताप और दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल जो है वो कार्यांतरिक शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कार्यांतरिक शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और यही द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। फिर आग्नेय सेल से फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फिर ये अवसादी सेल में बदलेंगे। फिर दाब और ताप के कारण अवसादी सेल फिर से कार्यांतरिक शैल में बदलेगा। फिर उच्च ताप और दाब के कारण कार्यांतरिक शैल क्या होगा? द्रवित मैग्मा में चला जाएगा, आग्नेय शैल का निर्माण करेगा। तो इसी तरीके से इसका जो सीक्वेंस है वो आपका चलता रहता है। शैल जो हमारा है वो विभिन्न खनिजों से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, और खनिज जो है वो मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ का उपयोग आप ईंधन की तरह भी करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इसका उपयोग आप उद्योगों में करते हैं, औषधि में करते हैं, उर्वरक में भी करते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये सब क्या है? ये सब खनिज ही है। यहाँ पे पूछा है आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं ये कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी लेसन 3 को। तो हमने इस लेसन में क्या क्या समझा? हमने इसमें सेल और खनिजों को पढ़ा। इसके अलावा हमने पृथ्वी के आंतरिक भागों को पढ़ा, है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, खुश रहें।